चलिए, तो मैं बता रहा था, हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतों के एकीकरण को लेकर हम बात कर रहे थे। अब देखिए कि 552 देशी रियासत थे और 552 देशी रियासतों में से सामान्य तौर पर मैक्सिमम देशी रियासत भारत को ज्वाइन कर लिया 549 देशी रियासतों ने। बट 3 देशी रियासत ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट ऐसी थी, जो भारत में जुड़ने से उन्होंने मना कर दिया, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाई कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर की स्टोरी ऐसी है कि कश्मीर में जो राजा थे वो हिंदू थे, और जो वहाँ की प्रजा थी, सामान्य तौर पर भारत में ये देखा जाता था कि राजा मुस्लिम हो और प्रजा हिंदू तो चलता था, और मुस्लिम शासकों के टाइम पे ऐसा ही रहा है। हाँ या ना? जम्मू कश्मीर एक्सेप्शनल दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर राजा कौन था? हिंदू, और लोग क्या थे? मुस्लिम थे। राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, और उन्होंने भारत में जुड़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे और ना ही भारत के साथ जाना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब अगर वो स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उस पर दबाव तो नहीं बना सकते, हम उनसे बात कर सकते हैं। बट जैसे ही उन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, दूसरी तरफ अब भारत दबाव बनाकर तो अपने तरफ नहीं उठ सकता था कि नहीं आर्मी भेज दे, या फिर उनको कूट दे कि नहीं भारत में जुड़ो। पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान के ट्राइब्स के भेष में, आदिवासियों के भेष में, अपने आर्मी पर्सनल्स को कहां भेजा? कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, 22 अक्टूबर 1947 को अकबर खान के नेतृत्व में, कौन था इनका लीडर? अकबर खान। यस, 22 अक्टूबर 1947 को अकबर खान के नेतृत्व में, हाँ या ना? बेसिकली जब इसकी बाद में जांच हुई तो ये पता चला कि ये कोई ट्राइब्स नहीं थे, ये बेसिकली कौन थे? पाकिस्तान की आर्मी पर्सनल्स के लोग थे, जिन्होंने किसके भेष में? ट्राइब्स के भेष में। क्यों ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान से अगर उस समय पूछा गया कि भारत पे हमला, तो हम नहीं जानते, वो तो ट्राइब्स ने किया है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान के ट्राइब के आर्मी के लोग ट्राइब्स के भेष में अकबर खान के नेतृत्व में कहाँ हमला कर देते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। यस, जम्मू कश्मीर में हमला कर देते हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर में हमला करते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह जो थे, हनी सिंह नहीं, हरि सिंह, यस, जो थे वो तुरंत भागकर दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आकर प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं, कौन था प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, कि भाई हमें बचाइए। बट उस समय भारत था क्या? और भारत में उस समय रुके हुए थे वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन साहब। यस, लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
यू कैन नॉट सेंड ट्रूप्स देयर, क्योंकि वो आदिवासियों का हमला है, किसी देश के आर्मी का नहीं। तो वहां पर आप अपनी सेना नहीं भेज सकते, मना कर दिया लॉर्ड बेटन साहब ने। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर, आप अपने आर्मी को वहां नहीं भेज सकते, आप अपने ट्रूप्स को वहां नहीं भेज सकते। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जम्मू कश्मीर को भारत में जुड़ने के लिए बोलो। अब जो राजा हरि सिंह थे वो रेडी थे कि मैं भारत में जुड़ने के लिए रेडी हूं, कहां साइन करना है बताओ। बट यहां पर देखिए, एक तरीके से सही भी थी और उस समय के लिए गलती भी मानी जाती है। प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोग भारत में जुड़ने की सहमति ना दे दें, तब तक हम जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं जोड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सहमति है वो वहां के लीडर शेख अब्दुल्ला के साथ थी। किसके साथ थी? शेख अब्दुल्ला, वहां के। तो फिर सरकार ने शेख अब्दुल्ला साहब से बात किया, भाई इन्हीं की तो फैमिली चल रही है ना पे, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, यही तो हैं। यस भाई, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बना? फारूक अब्दुल्ला। उसके बाद कौन बना? उमर अब्दुल्ला। यही लोग तो चल रहे हैं। तो वहां का लीडर जो था वो शेख अब्दुल्ला थी और पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ था। तो फिर सरकार ने शेख अब्दुल्ला से बात किया। शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी 2 डिमांड रखी कि भाई मुझे जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर ए रियासत कहा जाता था उसे। यस, वो तो बाद में उसे मुख्यमंत्री नाम में बदल दिया गया। और जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये 2 डिमांड, जब ये 2 डिमांड इन्होंने की और भारत सरकार ने इनकी दोनों ही डिमांड स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। आ रहा है समझ में? जैसे ही इनकी मांग हमने स्वीकार की तो ये जुड़ने के लिए तैयार हुए। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने, हाँ या ना, किस पे साइन कर दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, हिंदी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। हाँ या ना? यस, क्लियर हो पा रहा है? ये नोट कर लिया आप लोगों ने जो मैं बताया? हाँ या ना? नहीं किए हैं? हो गया? ये लिखो, फिर और थोड़ा सा बताऊंगा जम्मू कश्मीर को। स्टोरी क्लियर है ना थोड़ी सी? ठीक है, सुनो फिर। अब 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 22, 23, 24, 25, 26, हाँ या ना? द 5 डेज इनफ था उनके पास कि वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लें। यस, पर जब ये आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के ट्रूप जो भारत में इंटर करते हैं, तो भारत में घुसने के साथ ही जिस चीज के लिए उनको भेजा गया था वो उसके विपरीत, उनको किस लिए भेजा गया था? जाइए आप जम्मू कश्मीर में कब्जा करिए। उन्होंने जैसे ही वो भारत में घुसे, भारत में लूटपाट,
महिलाओं के रेप्स करना, इन सारी गंदी हरकतों में वो लग गए और उसकी वजह से उनको श्रीनगर तक आने में समय लग गया। और इसलिए अगर आज हम देखें, तो अगर आज हम देखें चल रहा है, अब इस मैप को देखिए, ये जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, इट इज अ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है ये। जबकि आपको ये जो रेड वाला मार्क दिख रहा है, दिस आर अक्साई चीन, हाँ या ना, 1962 के वॉर पे चाइना ने इस पर कब्जा किया। 1947 के वॉर में जब पाकिस्तान के लोग अंदर घुसे तो 1/3 ऑफ द जम्मू कश्मीर किसके कब्जे में चला गया? पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हमारे पास ये एरिया बचा हुआ था। यस, हमारे पास ये वाला एरिया बचा हुआ था और इसमें भी 1962 के वॉर में यस इसे चाइना के कब्जे में चला गया। अब जब पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर में कब्जा किया तो उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार पटेल साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमें आर्मी भेजनी चाहिए और इस पर कब्जा को हटाना चाहिए और वापस इस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहिए। पर नेहरू जी इस विवाद को यूनाइटेड नेशन लेकर चले गए। कहां लेकर चले गए? यस, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ जाकर यह विवाद ही बना रहा। यस, इसे जानबूझकर हल नहीं किया गया। यह हमारी आज तक की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि हम उसे यूनाइटेड नेशन लेकर गए। उस समय के विचार से सही हो सकता है कि भाई चीजें शांति से सुलझाओ, यस, पर क्योंकि भारत कहीं ना कहीं, भारत का झुकाव या भारत के रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे थे, यस, तो अमेरिका अपने संबंध किसके साथ बनाकर रख रहा था? पाकिस्तान के साथ। और यूनाइटेड नेशन में जो सबसे पावरफुल कंट्री थी उस समय वो थी अमेरिका। तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विवाद सुलझे। यस, और इसके पीछे विवाद ना सुलझाने के पीछे का दूसरा कारण भी ये होता है कि ये जो बड़े देश हैं ये छोटे देशों के बीच विवाद बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनके हथियार बिकते रहें। यस, क्योंकि हम भी हथियार खरीदेंगे और वो भी हथियार खरीदेंगे। हम बनाने की क्षमता नहीं रखते, वो बनाने की क्षमता रखते थे, तो हम हथियार खरीदेंगे भी किससे? उनसे ही, हाँ या ना। और इसीलिए बड़े देश कई बार इस तरह के विवादों को हल करना नहीं चाहते थे। यस,
फिर 1947 में एक सीज फायर लाइन खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच। यस, इसको पीओके बोला गया और इसको जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र भारत के हाथ में आ गया और ये पीओके पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। अब आगे बात बढ़ी, चीजें धीरे धीरे। अब 1971 का जब वॉर हुआ और उसके बाद भारत ने करीब करीब बांग्लादेश को आजाद करवाया 16 दिसंबर 1971, और उसके बाद हमने करीब 90,000 सैनिकों को, किसके, पाकिस्तान के, अपने कब्जे में ले लिया था। यस, फिर उसको हल करने के लिए एक मीटिंग हुई जिसको शिमला समझौता कहा जाता है। यस, शिमला एग्रीमेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? सुनो, शिमला समझौता होता है। इस शिमला समझौते के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों शिमला में मिलते हैं। पूरी वर्ल्ड की मीडिया की नज़र हमारे तरफ ही थी और भारत में ये था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक बेहतर डिसीजन लेंगी, और क्योंकि हमारे हाथ में 90,000 सैनिक हैं पाकिस्तान के, तो हम उनसे अपनी बात रखवा सकते हैं। यस, पर शिमला समझौता भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक कमजोरी मानी जाती है। यस, शिमला समझौते के माध्यम से हमने पाकिस्तान को उनके 90,000 सैनिक वापस कर दिए विदाउट एनी डिमांड। दूसरी चीज, द सीज फायर लाइन इज कन्वर्टेड इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, मतलब एक परमानेंट लाइन बनाया गया। आपकी सेना उधर, हमारी सेना इधर, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन खींची गई। ये लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रही है ना, ये जो लाइन खींची गई, दैट इज इन 1773 शिमला समझौता। और तीसरा जो हमने डिमांड रखा कि भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर शांति से बात करेंगे। यस, शांति से। पाकिस्तान क्योंकि दबाव में था तो हाथ पैर जोड़कर यहां से गया, एंड जैसे ही पर्टिकुलर यहां से वो पाकिस्तान गए, पीओके में आकर वो एक राजनीतिक सभा करके कहते हैं कि गुलाम कश्मीर हमारा होगा। मतलब ये जस्ट यहां जाने के बाद, यस, मतलब गलती किसकी? हमारी। जहां पर हम पाकिस्तान से डिमांड कर सकते थे, लाहौर तक पहुंच चुके थे हम 1971 के वॉर में पाकिस्तान के। यस, उनके पुलिस थानों में हमारे फ्लैग लहरा रहे थे, हम उनके क्षेत्र उनको वापस कर दिया। नॉट ओनली पीओके, पाकिस्तान के वो क्षेत्र जिसको हमने कब्जे कर लिया था, हमने 90,000 सैनिक वापस कर दिए। तो शिमला समझौता पाकिस्तान के लिए किया गया था कि इंडिया के लिए? ये चीज समझ नहीं आ पाया। बट जब ये लाइन खींची गई, जब यहां पे लाइन खींची गई, तो ये जो लाइन बनी LOC की, यहां पे एक ट्रायंगल बनता है, ये वाला एरिया, ये क्लियर नहीं था, सॉरी, ये इस तरीके से बनाइए इसको, ये एक ट्रायंगल बनता है यहां पे। ये एरिया ना पाकिस्तान के कब्जे में गया और ना इंडिया के। ये ग्रे जोन था जो ना इंडिया के कब्जे में था ना पाकिस्तान के। यस, फिर 1984 में पाकिस्तान ने अपने आर्मी को यहां भेजना चाहा ताकि वो इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर ले। यस, इस क्षेत्र का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सुना है? उन्होंने चलाया, नोट किया करिए जो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अबिबिल।
यस, ABABEEL, अबेबल, ABABEEL, अबेबल। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अबेबल इन 1984, कि वो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लें। यस, उसके अगेंस्ट में भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। और पाकिस्तान से पहले हम सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंच गए, और कब्जा किसने ले लिया? हमने। बट एट द टाइम हमारे पास उस ठंडे जगह पर रहने लायक कपड़े नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, शूज नहीं थे, गॉगल्स नहीं थे, क्योंकि वो आइसी प्लेस है, लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, आंख खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में जो आर्मी पर्सन रहते हैं वो बड़े बड़े चश्मे पहनते हैं ब्लैक कलर के, ताकि उनकी आंख खराब ना हो। और उस समय हमें इन सारे इक्विपमेंट्स के साथ मदद किया इजराइल जैसे देशों ने। यस, और फिर हमने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये सब तो ठीक है, पर ये जो रेड वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रेड वाला है ना, ये यस, इस एरिया की कहानी तो अलग ही है। जब 1962 वॉर में चाइना ने हमें हराया, रियलिटी यही है, और चाइना ने हमारे क्षेत्र पर क्या किया, तो चाइना से ज्यादा खुश कौन हुआ? पाकिस्तान। और इतना खुश हो गया कि ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो रेड मार्क, इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने 1962 वॉर के बाद 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। यस, लो तुम्हारा है। समझ पा रहे हैं? ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया, और ये वाला जो है, यस, ब्लैक एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया पाकिस्तान ने 1962 वॉर के बाद किसको दे दिया? अक्साई चीन को दे दिया, मतलब चाइना को दे दिया। मतलब इंडिया के पास केवल जम्मू कश्मीर का ये भाग मौजूद है। वो अभी हम डेफिनेटली मैप ये बनाते हैं, पर रियलिटी में हमारे पास जम्मू कश्मीर का केवल यही भाग है, और भाग हमारे पास जम्मू कश्मीर का नहीं है। वो क्षेत्र चाइना के कब्जे में है, और ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। क्लियर हो पा रहा है? हाँ, है ना? तो ये बात हुई जम्मू कश्मीर को लेकर के। क्लियर है भैया? आगे बढ़े। ठीक है, कश्मीर एसेट्स टू इंडिया। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, आया ना, न्यूज़ छपा हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, ये पीछे शेख अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, और ये राजा हरि सिंह, है ना। ये तीनों आपस में बैठकर भाई डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टडी बनाइए, जूनागढ़। क्या बनाइए? जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ की भी कहानी अलग थी। देखिए, अब जूनागढ़ में बात करें तो जूनागढ़ के देखिए चीज़ों को, ये थे जूनागढ़ के नवाब, है ना, मोहम्मद महाबत खान जी। बहुत खतरनाक आदमी थे, खूब नाचते थे। इनका कहना ये था कि जूनागढ़ में इंडिया बाउंड्री से, इंडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि समुद्र के थ्रू पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। यस, मतलब कहाँ से पढ़ कर आए थे पता नहीं, पर अच्छा पढ़े थे लगता है, कुछ ज़्यादा ही। तो इन्होंने कहा कि जूनागढ़ है जो समुद्र के क्षेत्र से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए जूनागढ़ को किसके साथ जुड़ जाना चाहिए? पाकिस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। चाहिए नहीं, जुड़ जाना ही चाहिए। शुड नहीं, मस्ट। यस, होना ही चाहिए, जुड़ना ही चाहिए। और इसके लिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन भी कर दिया था पाकिस्तान के।
कॉन्स्टेंट असेंबली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, स्टेट टू पाकिस्तान। ठीक है, ये जो आपको पेपर दिखाई दे रही है ये पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान। एसएस टू दी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जुड़ने के लिए पर्टिकुलर नवाब साहब ने हस्ताक्षर कर दिया कि हम पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना चाहते हैं। यस, पर जैसे ही वहाँ के लोगों को ये जानकारी मिली यस कि जो नवाब साहब हैं वो जूनागढ़ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पाकिस्तान में, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब क्या थे? मुस्लिम, और वहाँ की जनता क्या थी? ज़्यादा हिंदू। तो ही जनता नाराज़ हो गई, और जनता नाराज़ हो गई और आग बबूला हो गई अपने नवाब के खिलाफ। जब नवाब साहब को पता चला कि जनता आक्रोशित है और उन्हें कूटने के लिए आगे बढ़ रही है यस, तो उन्होंने अब ये सोचा कि अब जूनागढ़ छोड़ो, अब चलो भागो पाकिस्तान। यस, तो जितना भी सोना वोना था उनके पास उसको पैक किया। यस, और उनका जो प्यारा था कुत्ता, डॉग, उसको लेकर वो पाकिस्तान भाग गए। 2 बीवियां थी, दोनों को छोड़ गए यहीं। यस, वो ढूंढ रही थी नवाब साहब कहाँ चले गए, महल में, पर मिले नहीं। जनता ने पूरे महल को घेर लिया, और उसके बाद क्योंकि अब वहाँ पर यस कोई नवाब, कोई हेड नहीं था यस, तो अब वो क्षेत्र किसी भी मतलब वो क्षेत्र, अब वहाँ का क्षेत्र, उस क्षेत्र का कोई भी हेड नहीं था। तो वो अगर उस क्षेत्र को भारत में जोड़ना है तो किससे पूछना पड़ेगा? जनता से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? जनता से। और जब वो क्षेत्र किसी के कब्जे में नहीं था तो वहाँ के जो उस समय के जूनागढ़ के दीवान थे, कौन थे? दीवान। उन्होंने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है ना, और उस लेटर में शाहनवाज भुट्टो नाम था उनका। क्या नाम था? शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो साहब ने एक लेटर लिखा भारत सरकार को कि जूनागढ़ को अपने कब्जे में ले लिया जाए। यस, भारत सरकार ने जूनागढ़ को अपने कंट्रोल में लिया क्योंकि वहाँ कोई शासक नहीं था, और वहाँ एक जनमत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब किससे पूछ रहे थे? अब जनता से। यस, जनता से पूछा जा रहा था, जिसमें टोटल वोट पड़े, लिखिए 190870 190870 वोट्स पड़े। 1,90,870 वोट पड़े टोटल, जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े। किसके पक्ष में? पाकिस्तान के पक्ष में केवल वोट कितने पड़े? 91। ये क्वेश्चन अभी आप पिछला जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था ना, उस पर पूछा था। यस, तो 190870 टोटल वोट्स पड़े थे, और 91 वोट्स पड़े किसको? पाकिस्तान के फेवर में। मतलब जूनागढ़ किससे जुड़ना चाहता था? इंडिया से जूनागढ़ जुड़ना चाहता था। एंड फाइनली यस, रेफरेंडम के द्वारा 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ किसका पार्ट बन गया? भारत का अभिन्न अंग बन गया। क्लियर है? क्लियर भैया? 190870 लिखा तो था। नेक्स्ट हैदराबाद हेडिंग बनाइए। देखिए, आज हैदराबाद में डेफिनेटली जनसंख्या ज़्यादा मुस्लिम की होगी, और उस समय हैदराबाद में निजाम साहब जो थे वो तो मुस्लिम थे, पर वहाँ जनता कौन ज़्यादा, किसकी जनसंख्या ज़्यादा थी? हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। यस, उस समय। अभी जनसंख्या में बदलाव का वजह यह है कि अगर आप सेंसस देखेंगे इंडिया का, है ना, जो कि रिलीजियन वैसे धर्म के आधार पर है ना, तो उसमें देखेंगे कि पर्टिकुलर जो रेट है जनसंख्या पॉपुलेशन के बढ़ने का, हाँ या ना, वो 17 पॉइंट समथिंग % है मुस्लिमों का,
और आई थिंक जो हिंदुओं का है वो 2 पॉइंट समथिंग है ना, रेट ऑफ जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, इसीलिए उनकी जनसंख्या अभी कई क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देती है आपको, है ना। और उसको लेकर डेटा भी आया था बीच में कि अगर इसी रेट पे जनसंख्या बढ़ेगी तो एक पॉइंट पर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे दोनों, है ना, भारत में। आज नहीं है, यस, बट एक समय आएगा कि मुस्लिम और हिंदुओं की जनसंख्या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी जिस रेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है इतने साल बाद। तो अब क्योंकि हैदराबाद जो था, हैदराबाद में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी और वहाँ के निज़ाम थे मुस्लिम, है ना। मीर उस्मान अली, कौन थे? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली चाहते थे कि वो भारत के साथ ना जुड़ें। किसके साथ ना जुड़ें? इंडिया के साथ ना जुड़ें, वो स्वतंत्र रहें। किसके क्या रहें? स्वतंत्र रहें। ये देखिए, ये है मीर उस्मान अली। ये वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें। हैदराबाद फोर्सेस सरेंडर टुडे, ये आएगा भी, देखेंगे आप। अब दूसरी, जैसे ही जूनागढ़ के हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने यह घोषणा की कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनको बैक सपोर्ट किसका मिल गया? पाकिस्तान का, जिन्ना साहब का। टेंशन मत लो, हम बैठे हैं ना, यस। हम तुमको इंटरनेशनल लेवल से हथियार सप्लाई करते रहेंगे और जब तक तुमको बिल्कुल पावरफुल बना के रखेंगे ताकि तुम पर इंडिया कब्जा ना कर सके। जब वहां के लोगों को ये पता चला कि हैदराबाद जो है वो इंडिया में नहीं मिलना चाहता और वो पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहा है, तो वहां के लोग आक्रोशित हुए, अपने निजाम के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और जब निजाम के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो क्योंकि हैदराबाद की सेना बहुत पावरफुल थी, तो उन्होंने वहां की जनता का शोषण करना चालू किया, मारना, महिलाओं का रेप करना आदि। और हमने इसे ह्यूमन राइट का वॉयलेशन माना। हमने इसे क्या माना? हम किसी देश के अंदर कब्जा करने नहीं गए, हमने वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा की। यस, सब तरीका होता है ना। हमने वहां के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, उन ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हम कहां गए? उस पर्टिकुलर देश में घुसे। हमने आर्मी ही भेजी, पर हमने उसे बोला पुलिस एक्शन। क्या कहा? पुलिस एक्शन। हमने ये नहीं कहा कि हमने आर्मी भेजी, हमने कहा कि हमने हैदराबाद में क्या भेजा? पुलिस भेजा। और पुलिस किस लिए भेजा? ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस पुलिस एक्शन के थ्रू, जो पुलिस एक्शन बेसिकली हमने आर्मी ही भेजी थी, पर हमने इसे पुलिस एक्शन नाम दिया और इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। पोलो मतलब खेलते हैं ना भाई, घोड़े में बैठकर। यस, अरे घोड़े में बैठकर हॉकी खेलते हैं, देखा होगा ना। यस, तो गेम को पोलो कहा जाता है और हैदराबाद में पोलो के ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के द्वारा, यस, पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद में आर्मी भेजी गई और लड़ाइयाँ चली और फाइनली हैदराबाद की आर्मी ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर। और सरेंडर करने के साथ ही 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद किसका अंग बन गया? भारत का। क्लियर हो पा रहा है? सिर्फ 5 दिन में हटा दिया। 13 दिसंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत आर्मी भेजी गई। 13 सितंबर को, 13 सितंबर को और 18 सितंबर को वहां की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। यस, जो सरेंडर किए तो
इनको हमने पुरस्कार भी दिया कि सरेंडर कर दियो हो, चलो लो गिफ्ट ले लो। हमने गवर्नर बना दिया हैदराबाद का। यस, उस समय जब इन्होंने सरेंडर किया तो इन्हें पुरस्कृत करने के लिए अवार्ड के तौर पर इनको क्या बना दिया? गवर्नर। यस, मीर उस्मान अली साहब को। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट स्टडी बनाइए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन। और जिसमें पहला कमीशन हेडी बनाइएगा धर कमीशन। और सुनिए, आ रहा समझ में? क्लियर है? थोड़ी भारत की इतिहास क्लियर हो गई। देखिए 1947 से लेकर के आज तक की पॉलिटिकल इतिहास को अगर आपको अच्छे से समझना है, हाँ या ना, तो आप जाइए एक सीरीज देखिए एबीपी न्यूज़ में, द प्राइम मिनिस्टर, हाँ या ना, एक सीरीज आई हुई थी एबीपी न्यूज़ में, हाँ या ना, सीज़न 1 एंड सीज़न 2। सीज़न 2 बकवास है, सीज़न 1 बहुत अच्छा है। सीज़न 1 जब आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपको। मतलब आपको पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, कैसे चीज़ें रिफॉर्म्स हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या रही, कब बनी, कैसे बनी, हाँ या ना, ऑपरेट वो वॉट एवर जितनी, मतलब 1947 से लेकर के आज तक जो जो चीज़ें इस देश में अच्छी हुई और बुरी हुई, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनर में एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू पेश किया गया, बहुत शानदार तरीके से, हाँ या ना। उस समय वो भारत में देखे जाने वाली सबसे बड़ी वीडियोस हुआ करती थी यूट्यूब में, हाँ या ना, शानदार हैं। तो आप समय अगर कभी हो तो ज़रूर देखिएगा, उसको दिल खुश हो जाएगा। लाइक मूवी है उस तरीके से देखिएगा, 45 मिनट्स के आसपास के एक वीडियोज़ हैं, है ना, पर आप उसको देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के 1947 से लेकर 2014 तक, जब तक मोदी नहीं आए तब तक के बहुत अच्छे इतिहास को समझ जाएंगे। कि भारत में कब कब क्या क्या हुआ। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर एबीपी न्यूज़ में, सुनिए, अब एक तरफ हम 3 ऐसे स्टेट्स बच चुके थे जिनको भारत में जोड़ना था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हम तीनों को जोड़ने में लगे थे। जम्मू कश्मीर जुड़ चुका, जूनागढ़ जुड़ चुका था, बस क्या बचा था? हैदराबाद। अब हम दोनों को जोड़ चुके थे, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र को जोड़ चुके थे, तो अभी हमें एहसास था कि हम हैदराबाद को भी धीरे से शामिल कर ही लेंगे। तो अब क्योंकि हमने सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक भारत बना दिया, एक प्रिंसली स्टेट्स को सभी को जोड़कर एक देश बना दिया गया इंटीग्रेशन के थ्रू, तो अब हमें करना था भारत में स्टेट फॉर्मेशन, हमें राज्य बनाने थे, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं राज्यों का पुनर्गठन। पहले जो राज्य थे हमने उन्हें आपस में शामिल कर लिया, अब उनको फिर से हम तोड़कर नए राज्य के फॉर्म पे डिवाइड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कमीशन बनाया, द धर कमीशन, है ना। धर कमीशन इसलिए क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, वो उनका नाम था एसके धर, वो सामने दिख रहे हैं। एसके धर साहब इसके चेयरपर्सन थे। द धर कमीशन बनाया गया जून 1948 में। कब बनाया गया था? जून 1948 में। तब तक हैदराबाद नहीं जुड़ा था, वो भी जुड़ जाता, बट जून 1948 में हमने धर कमीशन बनाया। धर कमीशन से हमने देखिए, भारत सरकार कभी भी कोई भी चीज रिफॉर्म लाना चाहती है तो उसके लिए कोई ना कोई कमीशन बनाती है, कोई ना कोई आयोग बनाती है, हाँ या ना, ताकि वो आयोग, उस आयोग में सामान्य तौर पर रिटायर्ड आईएएस या रिटायर्ड जजेस, इस तरह के लोग होते हैं, और वो सरकार को अपनी सलाह देते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। जैसे अभी ओबीसी की कमीशन आई भारत में, भारत सरकार ने 102 देन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ओबीसी को पावर दी।
ओबीसी के लिए भी कमीशन आया, जैसे भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करती थी, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी आई, एनसीबीसी। तो ये जो कमीशन आया, इस कमीशन के लिए भी भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया था उन्हें रिफॉर्म्स के लिए, जिसको रोहिणी कमीशन कहा जाता है। मतलब ऐसे अनेक कमीशन बने भारत में। जब जब भारत में कोई रिफॉर्म आता है तो भारत सरकार क्या बनाती है, कोई कमीशन बनाती है, ताकि वो भारत सरकार को क्या दे सके, सलाह दे सके। क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? और उस समय सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में एक धर कमीशन बनाया और इनको बोला कि भाई बताइए कि भारत में राज्य किस आधार पर बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? अब क्योंकि उस समय भारत में यह मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। तमिल बोलने वालों के लिए मद्रास, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, फलाना ठिकाना राज्य बनाते जाओ, जो जो भाषा बोल रहा है उसके लिए वो राज्य बना दो। ये मांग चल रही थी उस समय इस देश में। तो इस कमीशन के पास भी वो बात आई कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। अब इस कमीशन ने यह पाया कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करते हैं तो इतने सारे राज्य बन जाएंगे कि हम सोच ही नहीं सकते। और आने वाले समय में हर छोटी भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य की क्या करना चालू कर देंगे, मांग करना चालू कर देंगे। तो उन्होंने कहा, जब इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब? दिसंबर 1948। कमीशन बना कब? रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? और इन्होंने कहा एसके धर कमीशन रिकमेंडेड दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस rather than लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब भाषा के आधार के बजाय किसके अनुसार बनाना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाओ। आ रहा है समझ में? भाषा आधार नहीं होगा, क्या होगा? प्रशासनिक सुविधा। भारत सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से कंट्रोल कर सकती है उसके अकॉर्डिंग बनाओ राज्य, भाषा के आधार पर नहीं। क्लियर हो पा रहा है? ये किस कमीशन की रिपोर्ट थी? धर कमीशन, एसके धर कमीशन। यस, एसके धर कमीशन। क्लियर हो पा रहा है? तो एसके धर कमीशन ने भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। अरे हाँ या ना? हाँ बोलो, हैं? हाँ या ना? आवाज कहीं निकल रही? गजब हो यार, सामने दिख रहा है उसमें भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये बोलना था ना। क्या? भाषा के आधार पर नहीं, किसके सुधा पर? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बनाना चाहिए ना भाई, ये कह रहे हैं। यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा यहां से, सीजीपीएससी ने भी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा यहां से। अब चीजें ध्यान से पढ़ोगे तब तो आंसर करोगे। अब जब इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने को लेकर मना कर दिया तो राजनीतिक दबाव, पब्लिक का दबाव उस समय एंटरिम गवर्नमेंट तक पहुंची। हाँ है ना भाई, चुनाव तो 52 में हुए ना। अब जब ये बात पहुंची तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 सदस्यीय समिति बनाई। क्या बनाई? 3 सदस्यीय समिति।
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 मेंबर्स थे इस कमेटी में, इसलिए इस कमेटी का नाम क्या कहा जाता है? जेवीपी कमेटी। यस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई दिसंबर 1948 को। यस, दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे क्या कहा जाता है? जेवीपी समिति कहा जाता है। हाँ या ना? इनका काम क्या था? इनका काम था, इनका काम था कि जो राय धर कमीशन ने दिया, एसके धर साहब ने दिया, उनकी कमीशन ने दिया, उस पर फिर से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें प्रॉपर मैनर में, क्या उन्होंने सही दिया या नहीं दिया अपनी राय। उसके लिए कमेटी बनी। इट इज नॉट अ कमीशन, इट इज अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। हाँ या ना? क्लियर हो पा रहा है? 19 अप्रैल, आगे बढ़ूं? ठीक है, ठीक है भैया। हो गया? अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। भाई संविधान सभा थी ना उस समय। अप्रैल 1949 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट में इन्होंने भी राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, ये क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। इन्होंने भी भाषा को आधार मानने से मना कर दिया। क्लियर हो पा रहा है? जब इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को लेकर के अपनी राय ना में कही, अस्वीकार कर दी, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। यस, तो कई स्टेट्स में आंदोलन छिड़ गए। यस, और उसी बीच आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के ही एक मेंबर, यस, किसके मेंबर? कांग्रेस के ही एक मेंबर, कांग्रेस पार्टी के ही एक मेंबर, जिनका नाम था, बड़ा खतरनाक नाम था, पोट्टी श्रीरामुलु। यस, अब ये व्यक्ति, यस, अब इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया पता नहीं, बट है। पोट्टी श्रीरामुलु जो व्यक्ति थे, उन्होंने 56 दिन की क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। इज अ कांग्रेस पर्सन। यस, देखिए कांग्रेस के ही व्यक्ति थे, हंगर स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। कितने दिन की? 56 दिन की। इन्होंने सोचा कि भूख हड़ताल करूंगा तो सरकार भूख हड़ताल में मेरी मांग को स्वीकार करने आ जाएगी, पर सरकार को स्वीकार करने आई नहीं, और 56 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। यस, जब इनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल के कारण, तो वहां की जनता जो इनको मानती थी वो क्या हो गई? आक्रोशित। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, बवाल हो गया। जब आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, जो हैदराबाद, पहले हैदराबाद था, अब आंध्र प्रदेश हो गया, उसी से टूटकर बना, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में तेलुगु भाषी लोग ज्यादा थे, उन क्षेत्रों में पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंदोलन छिड़ गया। और जब आंदोलन छिड़ा तो भारत सरकार उसमें दबाव में आ गई। यस, और भारत सरकार उस दबाव में एक पहला स्टेट बना देती है
लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर। अभी तक मना कर रहे थे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। क्लियर है ये? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। बट 1 अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य बना दिया। यस, तेलुगु भाषी लोगों को कहां से अलग करके? मद्रास से अलग करके। यस, 1 अक्टूबर 1953 को। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस और लिंग्विस्टिक स्टेट, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है ना। भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। एसके-धर ने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। जेवीपी कमेटी ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना, किस आधार पर? भाषा के आधार पर। आ रहा समझ? ठीक। ठीक है। नेक्स्ट स्टडी बनाइए, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। जैसे ही, सुनिएगा बस, कल करूंगा इसको या मंडे को। जैसे ही लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, निर्माण हुआ 1 अक्टूबर 1953 को, तो और क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लग गई। सिंपल सी बात है कि तुम्हारे घर में अगर 4-5 बच्चे हैं और तुम किसी एक बच्चे को लाकर लॉलीपॉप दे दो तो और बच्चे भी तो रोने लगेंगे। बस ऐसे ही हुआ कि एक बच्चे को लॉलीपॉप मिल गया तो अन्य बच्चों ने भी मांग शुरू कर दी कि हमें भी चाहिए। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाओ। अब भारत सरकार फिर से दबाव में आई और भारत सरकार ने फिर से एक कमीशन गठन किया जिसका नाम था फजल अली कमीशन, या फिर एक और नाम है इसका, लिखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। अब इस आयोग ने क्या किया, क्या रिपोर्ट दी?